Hi students, how are you? I hope you will be fine. Students, I am going to start a new video lecture for you. In this video lecture, we will study acidic property of carboxylic acid and formation method of aromatic carboxylic acid, their physical and chemical property as well as their acidic strength. So, first heading in front of you, acidic property of फॉर्मिक एसिड वर्सेस एसिडिक एसिड। दोनों ही सब्सटेंस एसिड हैं, तो एसिडिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन एक की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है और एक की हाई है, मींस वन एसिड रिप्रेजेंट हाई एसिडिक स्ट्रेंथ एंड अदर हैव लो और लोअर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर टू अदर। तो यहाँ हम कंपेयर की बात कर रहे हैं और कंपेयरिंग आपके सिलेबस में आती है। तो HCOOH हाँ CH3COOH, ठीक। अगर मैं थोड़ा सा इसे इस तरह से लिखूं तब और भी ज्यादा क्लियर बात होगी। एक बात, जो एसिडिक यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड जो कर रही है, वो कर रही है एक ग्रुप पर, और वो कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। एक बात हमेशा याद रखो, अगर एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तब वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। नंबर एक ट्रिक फॉर यू। अब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तब वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा उसकी। अब देखो यहाँ पर इस कार्बन के पास अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं स्ट्रक्चर लिखूं तो कुछ इस तरह लिखी जाएगी, और इसकी स्ट्रक्चर लिखूं तो इस तरह लिखी जाएगी, ठीक। तो इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं है। उसकी नेचर कैसी रहती है? न्यूट्रल रहती है इलेक्ट्रॉन के मामले में। लेकिन मैं बात करूं CH3 की, तो CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और मैंने आपसे बताया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में। तो देखो यहां बात कर रहे हैं एसिड की। अगर एसिड है तो H आयनों को लूज करेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, और ये आर्हीनियस के अकॉर्डिंग ही एसिड है। देखो ठीक, हमने H आयनों को लूज करा, लेकिन H आयनों को जो ज्यादा क्वांटिटी में या ज्यादा अमाउंट में लूज करेगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। और जो कम करेगा वो वीक होगा। अगर दोनों की कंपेयर कर रहे हैं तब, अब हम यहां पर दोनों की कंपेयर कर रहे हैं। अब देखो ये H आयनों को लूज कब करेगा? स्ट्रांगली, और ये कब करेगा? यहां पर देखो कंडीशन क्या है, ये ऑक्सीजन इन H आयनों को लूज करेगा, मींस एसिड तो जो एसिड है H आयनों को लूज कर रहा है, लेकिन H आयन जो जा रहे हैं वो कहां से जा रहे हैं? यहां से जा रहे हैं, यहां से नहीं जा रहे हैं, यहां से जा रहे हैं। यहां पर भी ये कंडीशन है, H आयन यहां से जा रहे हैं। तो H आयन को कब ज्यादा है स्ट्रांगली लूज करेगा? ये देखो ये है ऑक्सीजन हमारा, ठीक। इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तब ये H को H आयन के फॉर्म में लूज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सपोज करो तुम्हारे पास आप खाना खाओगे हो, ठीक, तो आपका स्टोमक बिल्कुल एकदम फुल्ली कंप्लीटेड है। एक बहुत ही अच्छे दावत में आप गए हैं तो आपका पेट बिल्कुल एकदम, स्टोमक एकदम फुल्ली फिल्ड है। अब आपको और थोड़ा बहुत खाना मिलता है तो आप उसे नहीं खाएंगे, ऐसे यहाँ पर कंडीशन है। ये ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन एकदम फुल है तब उसे इलेक्ट्रॉन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तब उसे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो इस ऑक्सीजन को, अब आप जानते हो हर एक एटम की क्या टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है। हर एक एटम की कहानी है तो ये भी ऐसे ही है, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है तो कहां से करेगा? जो इसके पास साइड में एटम अटैच हैं, तो एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो काफी है, लेकिन ऑक्सीजन की कंपेयर में तो कम ही है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कहां से गेन करेगा? पहले वो यहां से करेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सबसे कम है। इसकी इन तीनों की कंपेयर करते हैं। अब जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन
टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की नेचर है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करेगा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा हाइड्रोजन के पास से, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में चला जाएगा, H आयनिक फॉर्म में। ठीक, अब दूसरी कंडीशन यहां पर ये, अब ये भी ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, गुड कंडीशन कोई सेम कंडीशन है, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं, एक तो इस साइड से आ रहे हैं और एक आ रहे हैं यहां से। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इस कार्बन से जो कंबाइंड ग्रुप है, कनेक्टेड ग्रुप है, वो है एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को गेन करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, कैप्चर करने के लिए तैयार बैठा है, तो इसे यहां से भी मिलेंगे और यहां से मिलेंगे। तब इलेक्ट्रॉन जब इसके पास डेंसिटी हाई हो जाएगी, तब ये H आयनों को, हाइड्रोजन एटम को H आयनिक फॉर्म में लूज कम करेगा। ये बात है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। तो एसिडिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है फॉर्मिक एसिड की कंपेयर में। हैव यू अंडरस्टूड? क्योंकि देखो मैंने आपको बता दिया, यहाँ इस कार्बन के पास H है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, लेकिन H इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता। यहाँ पर इस कार्बन के पास CH3 एल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तब ये कार्बन इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई कर देगा। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, तब ये H एटम को H आयनिक फॉर्म में लूज कम करेगा। यहाँ पर क्या है, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई नहीं है, ठीक, तब इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई नहीं होगी, तब ये जो H एटम है इसे H आयनिक फॉर्म में लूज करेगा और ज्यादा लूज करेगा। ये कंडीशन है, ओके। फॉर्मेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट मेथड है आपका लेबोरेटरी मेथड। देखिए कुछ मेथड जो होते हैं आपको बताने से भूल जाता हूँ, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तब कुछ बातों में भूल जाता हूँ। कुछ मेथड जो होते हैं लेबोरेटरी मेथड होते हैं और कुछ होते हैं आपके इंडस्ट्रियल मेथड। तो हमें दोनों को सीखना होता है। We should to learn both methods, क्योंकि कोई सा भी मेथड आपको एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। सीबीएसई बोर्ड के जहाँ कोई सा भी एंट्रेंस क्यों ना हो एक्सपाइरेड, उसमें वो ये नहीं कहता कि आपको ये मेथड नहीं आना, ये मेथड नहीं आना, सारे कोई से भी आ सकता है। ये कंडीशन होती है लेबोरेटरी मेथड में। फर्स्ट हम क्या करते हैं, ये है आपको बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड का क्वेथ के साथ में रिएक्शन करते हैं। कौन सी SN1 और SN2 रिएक्शन जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पर चल रही है।
तो इसे हीट भी करना पड़ता है हमें, तो क्या बनता है, तब क्या बनता है आपका बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल का केमनोफोर प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब केमनोफोर कैसा होना चाहिए, बेसिक नेचर वाला। और बेसिक नेचर का मतलब क्या है, उसके अंदर कोई भी बेस कंटेन होना चाहिए, तो बेसिक नेचर वाला होना चाहिए, तब इसके अंदर ऑक्सीडेशन करते हैं। केमनोफोर कैसा वर्क करता है, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग का वर्क करता है, ऑक्सीडाइजिंग का वर्क करता है। तो जो कंपाउंड होगा उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, तो इसका ऑक्सीडेशन कर दिया इसने, किसका करा ऑक्सीडेशन, इस बेंजाइल अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें दो भी कंडीशन आपको बता दी मैंने। यहाँ पर ये जो केमनोफोर है तो बेसिक होना चाहिए, एसिडिक से भी काम चलेगा। अब इसका फिर क्या करना है आपको, एसिडिफिकेशन करना है। एसिडिफिकेशन मींस क्या है, यहाँ से के को पोटेशियम को रिमूव करना है। पोटेशियम को रिमूव करोगे तब आपको आया बेंजोइक एसिड। फर्स्ट मेथड फॉर यू। सेकंड मेथड है आपका फ्रीडम क्रॉस रिएक्शन। अब फ्रीडम क्रॉस रिएक्शन आपके सिलेबस में कई बार आ गई, तो देखो ये एग्जांपल आपके सामने शायद जहां तक ये मुझे नया है एकदम, ये एग्जांपल फ्रंट ऑफ व्यू। तो बेंजीन और ये है आपका कार्बोनिल क्लोराइड, इसके साथ में और ये जो आपकी फ्रीडम क्रॉस रिएक्शन होती है उसमें यूज एसिड का यूज किया जाता है, तो इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है। तो पता आपका बेंजोइल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड का जो एलिफेटिक एसिटिल क्लोराइड होता है, यहाँ पर जो एसिटिल क्लोराइड तो है लेकिन बेंजोइल क्लोराइड है यहाँ पर। और अब क्या करना है इसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस H2O और HCl की प्रेजेंस में कर सकते हो, तो क्या बनेगा आपका बेंजोइक एसिड। C6H5MgX क्या है आपका ग्रिग्नॉन प्रेजेंट्स। देखिए CO2 जो मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाया था कि CO2 की जो रिएक्शन इसके साथ चलती है वो कौन सा वहां पर इफेक्ट चलता है, तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। कैसे, ये यहां से इलेक्ट्रॉन ब्रेक, ये यहां से जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। जब वो ब्रेक होता है तो किस कंडीशन में लिख सकते हो आप, और यहां पर प्लस, ये यहां पर कंडीशन क्या है, यहां से बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है और क्या बनता है C6H5 माइनस प्लस MgX पॉजिटिव। ठीक, यहाँ ये बचता है। तो बताओ यहाँ पर ये प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस आपस में कंबाइन होंगे यहाँ से। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। हैव यू अंडरस्टूड? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को मैं आपको कई बार बता चुका हूं।
और इसकी जो रिएक्शन चलती है हमेशा ड्राई ईथर में चलती है, ये मैंने आपको कई बार बताया। तो क्या होगा देखो यहाँ पे से कंबाइन करो, कैसे होगा कंबाइन, ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक, ये आपका कार्बन, इस पर आया ये माइनस, माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा, प्लस वाला कौन है NBX, ठीक, और यहाँ है आपका C6H5, ठीक, और यहाँ है आपका डबल, बिल्कुल ये कंपाउंड है आपका, ये आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इसका क्या कर दो, या तो हाइड्रोलाइसिस कर दो या इसका एसिडिफिकेशन कर दो, ठीक, तो हाइड्रोलाइसिस करने आप तो क्या बनेगा C6H5COOH प्लस OHMgX, ठीक। तो गिनिंग नॉट रिएजेंट द्वारा आप बेंजोइक एसिड को बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन करके, ये क्या सब्सटेंस है आपका एल्काइल बेंजीन है, एल्काइल बेंजीन, लेकिन अगर इसका सही नाम क्या होगा तो टोलुइन है। टोलुइन में देखो क्या कंडीशन है, यहाँ CH3 है ना, CH3। अब CH3 एरोमेटिक कंपाउंड में है कहीं प्रेजेंट, या एल्काइल या फिर चेन, एरोमेटिक रिंग्स है, कोई एलिफेटिक चेन कंबाइन है, तब आप उसका कैमनोफोर द्वारा प्लस एसिड या प्लस बेस, मतलब क्या होना चाहिए, कैमनोफोर एसिडिक भी काम करेगा और बेसिक भी काम करेगा, दोनों टाइप का, बोथ टाइप्स कैमनोफोर यू कैन यूज टू कैटेलाइज टोलुइन और एल्काइल बेंजीन। तो इस रिएक्शन के एग्जांपल कई सारे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग से कोई भी एलिफेटिक चेन अगर कंबाइन है तब वो किस कंडीशन पर, कहां पर ऑक्सीडाइज हो जाएगी, COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एसिडिक कैमनोफोर या बेसिक कैमनोफोर द्वारा अगर बेंजीन रिंग से कोई भी एलिफेटिक चेन कंबाइन है और आप उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं कैमनोफोर द्वारा, तब वो चेन जो होगी वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। ये है, तो क्या होगा इसमें, ठीक, ये मिलेगा फॉर्मेशन। अब देखो ये रिएक्शन कब नहीं चलती और कब चलती है, इस बात को और सीख लो आप। ये आपका बेंजीन है, ठीक, ये आपकी CH3 है चेन। एक कंपाउंड ये है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, एक कंपाउंड ये है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब बताओ एक और लिख दूं मैं आपके सामने, कब बोलता है, बात समझ आ गई बिल्कुल। यहाँ CH3 कितने हैं इस कार्बन के पास, डबल, और एक है हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3 कितने 3। कहने का मतलब है यहाँ पर देखो इस कार्बन से ये कार्बन डायरेक्टली कंबाइन है, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन को बोलते हैं आप बेंजाइलिक हाइड्रोजन। इसके पास एक भी, इस कार्बन के पास एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, तब आप इसका एसिडिक या बेसिक कैमनोफोर द्वारा ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते इस कंपाउंड का, इसका आप कर सकते हैं। ऐसे हम एक कंपाउंड और है
बॉन्ड है, इसका भी आप ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। किस चीज में? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कंडीशन किस किस का हम कर सकते हैं और किस किस का हम नहीं कर सकते, ठीक। तो मैंने आपसे बताया कम से कम एक हाइड्रोजन एटम ऐसा होना चाहिए जिसे हम बेंजाइलिक बोलते हैं। यहाँ पर इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम है, इसके पास 2 है और इसके पास 1 है और इसके पास एक भी नहीं है। अगर इस ये एरोमेटिक रिंग है, इससे एलिफेटिक चेन, यहाँ पर देखो ये चेन बन गई, एलिफेटिक चेन है, ये भी एलिफेटिक चेन है और ये भी एलिफेटिक चेन है। अगर एलिफेटिक चेन है कंबाइन, बेंजीन से डायरेक्टली कंबाइन है, तब आप उसका एसिडिक या बेसिक केमिकल बॉन्ड द्वारा COOH ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। तो इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, एक तो ये भी एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल और इससे अदर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक। लेकिन इसका ये एग्जाम्पल नहीं है, इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना। अब इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बना होगा, आप ये सोचो ना, बाई प्रोडक्ट क्या बनना है इसमें। तो आपने ये लिया कंपाउंड और आपने क्या बना दिया, C6H5, ठीक, और क्या बना दिया, COOH। तो यहां पर इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, C6H5CH3। तो यहां पर क्या कर रहे हो, इसका आप ऑक्सीडेशन, ठीक, और किसकी वजह से कर रहे हो, केमोफोर की, केमोफोर प्लस H आयन और OH आयन। केमोफोर या तो एसिडिक हो या बेसिक हो, तो इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, बात ये है। तो देखो ये वाला कार्बन तो COOH में कन्वर्ट हो गया, ये ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन कर रही है, तो यहां पर यहां हाइड्रोजन तो बचे, तो क्या मिला आपको, H2O। तो यहाँ H2 का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो दूसरा कंपाउंड क्या है आपका, ठीक, ये बना एक यहां से कार्बन कम हो गया है ना। तो वो कार्बन किस फॉर्म में गया होगा ये बात है, क्योंकि हम उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना, तो कार्बन आपका CO के फॉर्म में तो प्लस H2 की फॉर्म में, ठीक। दूसरी बात यह है, जो आपका कार्बन कन्वर्ट हुआ है CO2 फॉर्म में, उसका कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट मेथड है आपका बेंजाइल साइनाइड द्वारा क्या कर दो, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, किसकी प्रेजेंस में, H आयन की प्रेजेंस में। तब क्या बनेगा आपका C6H5COOH प्लस NH3, इसका ये फॉर्मेशन हो जाता है। और भी मेथड हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मेशन करने के लिए। देखिए आपका एल्डिहाइड होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड करना है, ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन क्या करना है, सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में सोडियम डाइक्रोमेट, और कैसा होना चाहिए, प्लस H आयन, एसिडिक होना चाहिए, सोडियम डाइक्रोमेट एसिडिक होना चाहिए। ये मैं रिएक्शन पहले बता चुका हूं आपको, यहाँ एसिडिक होना चाहिए, चाहे सोडियम डाइक्रोमेट हो या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो। तब प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका C6 कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा।
यहां से एक H2 रिमूव होगा, तो H2 रिमूव होगा तो बचेगा यहाँ पर इसका आप ऑक्सीडेशन कर दो। जब ऑक्सीडेशन करोगे आप तो वाटर का मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो गया, जब वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा तब इसका C+H में चेंज हो जाएगा, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल के कारण से। ठीक, तो ये जो एग्जांपल था किसका था, हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन से भी आप फॉर्म कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड को। और कोई मेथड है, थोड़ा ध्यान भी नहीं आ रहे मुझे इसकी मेथड तो और भी हैं फॉर्मेशन करने के लिए। चलो आप देख लेना एनसीईआरटी में, अगर कोई मेथड समझ में ना आए तो मुझसे कहना। आप स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है आप जानती हैं, कलर कैसा है, स्मेल कैसी है उसकी, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, फिजिकल स्टेट कैसी है, ये सारी बातें क्या किसमें आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आप जो एनसीईआरटी है आप उसको खुद देख लेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए कोई पढ़ाने वाली बात नहीं होती है इनकी, जो जितने भी कंपाउंड है फिजिकल प्रॉपर्टी आप खुद देख लेना उनकी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई पढ़ाने वाली काटने वाली बात होती है कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अगर मैं इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, सॉलिड स्टेट की बात करूं या फिजिकल स्टेट की बात करूं तो सिंपल सी बिल्कुल है। अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट की कंपेयर करते हैं तो किसी दूसरे से करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई हुआ क्यों, क्योंकि ये पोलर कंपाउंड है। अगर हम किसी ऐसे कंपाउंड से कंपेयर कर रहे हैं जिसका मोलर मास इसके इक्वल हो, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मोलर मास पे, तो मोलर मास इसके इक्वल होना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर है और ये पोलर है तब इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, क्योंकि पोलर कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। जब बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, ठीक, और जब मेल्टिंग पॉइंट जिसका हाई होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, ये बात भी सीख लो। अगर हम इसकी एसिडिक की बात करें इसके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एसिड में एसिड को डिपेंड करेगा ही करेगा। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में देखो एसिड है तो बेस के साथ में रिएक्शन करेगा 100%, फिर जो एक्टिव मेटल्स हैं उनके साथ में रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा 100%, और जो कार्बोनेट सॉल्ट हैं इनके साथ भी रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो इनके लिए मैं एक रिएक्शन लिखता हूं आपके लिए, देखो ये है C6H5C4H प्लस एक्टिव मेटल, ये सब एक्टिव मेटल है, ये सब के साथ क्या बनाएगा, फॉर एग्जांपल Na के साथ में, ठीक। तो ये एक्टिव मेटल्स हैं। अभी एक्टिव मेटल्स आपकी और भी हैं, जैसे Ca है, CaMg,
अभी तो एक्टिव मेटल्स और भी बचे लिखने के लिए, तो इतनी तो आपको याद होनी चाहिए एक्टिव मेटल्स। तो एक्टिव मेटल्स की अगर एसिड से रिएक्शन कराते हो आप, तब वहां से हाइड्रोजन रिलीज होती है। इस बात को हमेशा के लिए याद करना। तो बताओ कितनी सारी रिएक्शंस हो गई इसमें, एक्टिव मेटल सबके साथ रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा। अगर कोई पैसिव मेटल है हाइड्रोजन के कंपेयर में, तब रिएक्शन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं चलेगी यहां पर, नहीं चलेगी रिएक्शन, नहीं चलेगी यहां पर रिएक्शन, नहीं चलेगी रिएक्शन। और भी मेटल्स हैं आपकी, सिल्वर भी हो गए, कॉपर भी हो गए, एल्यूमिनियम भी हो गई, और Hg भी होती है, उसके साथ रिएक्शन नहीं देगा। तो ये आपकी पैसिव मेटल्स हैं। अभी पैसिव मेटल बेटा और भी हैं जिनके साथ में रिएक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो बताओ कितनी सारी रिएक्शंस हो गई आपकी। तो एक्टिव मेटल्स को आप याद कर लो। क्या क्या रिलीज करेगा। देखिए कभी भी एसिड की रिएक्शन आप कार्बोनेट से आप करते हैं, कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं, तब हमेशा H2 और CO2 वहां पर रिलीज होता है। इस बात को याद रखो। अब रिएक्शन बैलेंस करने की यहाँ बात है तो बैलेंस कर सकते हो, रिएक्शन तो बैलेंस करने में कोई बात ही नहीं है। तो एक बात याद रखो हमेशा, कार्बोनेट की अगर आप कार्बोनेट की रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो एक तो बनता है सॉल्ट। देखो ये सॉल्ट है, तो ये एसिड है, ये सॉल्ट आ गया आपका, ठीक। तो सॉल्ट का सॉल्ट में कन्वर्जन होता है, लेकिन इस सॉल्ट की नेचर अलग होगी और इस सॉल्ट की नेचर, और इस एसिड की नेचर अलग होगी और इस सॉल्ट की नेचर अलग होगी। तो अब ये है कार्बोनेट, ठीक, कार्बोनेट। एक होता है बाइकार्बोनेट, तो कार्बोनेट की सबकी रिएक्शन ऐसे चलेगी, बाइकार्बोनेट की रिएक्शन भी एक जैसी चलती है। ये दोनों की रिएक्शन एक जैसी चलती है। तो कितनी रिएक्शन होगी हमारे लिए, बहुत सारी रिएक्शन होगी इसकी। नेक्स्ट रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन किसकी प्रेजेंस से, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या है, ये आपका सोडा है और ये आपका लाइम है।
देखो क्या बना, ये आपका डी कार्बोक्सिलेशन है। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ COOH ग्रुप। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका रिमूवल करना हमें। तो रिमूवल दो तरीके से हो सकता है, जो मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में पहला बता चुका हूं। तो एक तो आपका ये है, तो दूसरा एक आपका मेथड ये है और एक मेथड आपका ये है। तो यहाँ क्या मिलेगा, बेंजीन, और यहाँ पर क्या मिलेगा, Na2CO3। तो एक मेथड ये है और एक मेथड ये है, दोनों डीकार्बोक्सिलेशन मेथड है। जो आपको बेहतर लगे उसे आप एडॉप्ट कर लो। अब बात करते हैं, अगर इसका सॉल्ट C6H5COO किस सॉल्ट की बात करते हैं आप, ये है आपका कार्बोक्सिलिक कैल्शियम सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट। और इसकी रिएक्शन में आपको पहले एलिफेटिक एसिड के साथ ही पता चला। इसकी रिएक्शंस और जो आपका ये आपको कौन सा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, ये कैल्शियम सॉल्ट, और इसकी रिएक्शन बिल्कुल एलिफेटिक, जो मैंने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट था बिल्कुल जैसी रिएक्शंस होगी। अगर आप इसे हीट करते हैं तो क्या होगा, वो कैसा होना चाहिए, ड्राई। तब आपका फॉर्मेशन होगा C6H5, ठीक, ये डबल है। बताओ बीच में क्या आया, CO। CO का मतलब क्या, कीटोन ग्रुप आया। कीटोन और कीटोन के फॉर्मूले क्या होते हैं, RCOR। ये कीटोन्स के फॉर्मूले होते हैं इस तरह के। तो ये भी तो कीटोनिक का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, और साथ में क्या बनेगा, एक CaO है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, देखो कितना C6H5 डबल है, तो यहाँ C6H5 डबल आ गया, आपका एक CO है। CO क्या है आपका, डबल है। तो यहाँ CO क्या है आपका, सिंगल। तो और बाई प्रोडक्ट क्या बना आपका, बाई प्रोडक्ट बना आपका CaCO3, है ना, क्योंकि कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये वोल्टोइल। तो 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ये है और 3 ऑक्सीजन आपके यहाँ पर ये है, ठीक। तो ये तो हुआ आपका, अगर कैल्शियम सॉल्ट की हीट करते हो तो ये बनता है। फिर दूसरी बात, ये कैल्शियम सॉल्ट है, इसके साथ में रिएक्शन कराते हो तब क्या फॉर्मेशन होता है, तब बनेगा आपका बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बनेगा, और यहां से और कुछ और बनेगा आपका बेंजल्डिहाइड के साथ में, ठीक, और वो होगा आपके कैल्शियम के साथ में और सॉल्ट बन जाएगा, ठीक। आप इसकी रिएक्शन बिल्कुल जैसी है जो मैं आपको पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन में बता चुका हूं। अगर आप इसकी रिएक्शन CH3CO, ये सॉल्ट है आपका Ca, तब बनेगा ये। इसकी रिएक्शन कराते हैं तब CH3, ठीक। अगर आप इसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको ये C6H5CO CH3। बाय प्रोडक्ट तो आप बना लेंगे। अब देखते हैं इसका नाइट्रेशन। क्या नाइट्रेशन होता है क्या, या एस्टरिफिकेशन होता है क्या?
तो एस्टरिफिकेशन भी होता है, नाइट्रेशन भी होता है, सल्फोनेशन भी होता है। तो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, ये वीडियो काफी लेंथी हो चुकी है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगा इसके लिए, ठीक, जिसमें आपको थोड़ी सी और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा इसकी, और इसके बाद ये चैप्टर एंड।